नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, बात करेंगे इलाहाबाद के उपचुनाव को लेकर। आपकी मेरी सबकी दिलचस्पी है, लेकिन जिन पार्टियों को ये चुनाव लड़ना है उनके हाल क्या हैं, पहले ये जान लीजिए। और उससे पहले एक कहावत है कि मरा हुआ सांप गले में डालने का कोई फायदा नहीं होता। सबसे पहले आप शैलजा जी की बात सुनिए और फिर आप ओम प्रकाश धनखड़ जी की बात सुनिए। दोनों का ये कहना है कि उनके लिए ये चुनाव मजबूरी है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे की वजह से ये सीट खाली हुई है। लेकिन आज का जिस चीज़ पे हम चर्चा करेंगे वो चर्चा ये है कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों के नेता ये बोल रहे हैं कि हम गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सिंबल किसका होगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये सिंबल भी भारतीय जनता पार्टी का होगा, चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ही लड़ेगी। और कौन कौन से कैंडिडेट किस किस समीकरण में दावेदार हैं, ये आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ओम प्रकाश धनखड़ जी की और शैलजा जी की एक बार बात सुनिए, ताकि आपको दोनों पार्टियों के मनोबल का अंदाजा लग जाए। देखिए, चुनौती तो अभय सिंह जी के लिए है, क्योंकि उनको वहाँ रिपीट करके आना है। हमारे लिए तो एक अवसर है, क्योंकि उस सीट पर पहले वो विधायक थे, उन्होंने ही इस्तीफा दिया, इसलिए उनके लिए चैलेंज है वो लौट कर आए। हमको एक अवसर दिया है इस मौके ने, और हम अवसर को उपलब्धि में बदलने का प्रयास करेंगे। कि बाई इलेक्शन क्यों आया, किस लिए ये बाई इलेक्शन हो रहा है, इस पर जरूर सबको नजर डालनी चाहिए, समझना चाहिए कि इसका कोई औचित्य नहीं था। ये बाई इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए था। जब लोग अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, वो 5 साल के लिए भेजते हैं। ऐसे समय में बेशक कोई भी बात हो, रिजाइन करके वहाँ के लोगों पर एक बाई इलेक्शन थोपना, मैं नहीं समझती कि आज के दिन वो इस इलाके के लिए या किसी मुद्दे के लिए इतनी बात थी। दोस्तों, आपने अब दोनों की नेताओं की बात सुनी है, और ये जो चुनाव है ये किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हो रहा है। और प्रदेश में आज के दिन भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार है, आप सभी को पता है। और जब बड़ौदा का उपचुनाव हो रहा था तो जननायक जनता पार्टी ने एक बाउंडर वहाँ पे खड़ा किया था कि ये सीट हमें चाहिए लड़ने के लिए। केसी वांगड़ जी को आगे किया, बहुत सारे प्रपंच उस दौरान चले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ही वो चुनाव लड़ा। उसके बाद इलाहाबाद सीट खाली हुई, और इलाहाबाद जहाँ इनेलो का वो गढ़ है, वहीं पे जननायक जनता पार्टी भी वहीं से जन्म उनका हुआ है, उसी परिवार के वो सदस्य हैं। लेकिन अब कोई नहीं कह रहा कि हमें ये सीट चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि जो धरातल की परिस्थितियां हैं वो बहुत अलग हैं। वहाँ पर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ही लड़ने जा रही है, और ओम प्रकाश धनखड़ की बातों से स्पष्ट हो गया है। आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि 3 तारीख को कैंडिडेट के नाम पर चर्चा होगी, समीकरणों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही सुभाष बराड़ा को उस जो इंचार्ज है इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर बनाया है, और वो देख रहे हैं कि किस तरह के कैंडिडेट को अभय चौटाला के सामने उतारा जा सके। हालांकि जिस तरह की परिस्थितियां हैं वहाँ पर बहुत बड़े बदलाव की तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने जो कैंडिडेट हैं, अगर उनको आप एक एक करके देखना शुरू किए तो सबसे पहला जो ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी के पास है वो ओम प्रकाश चौटाला जी के छोटे भाई जगदीश जी के बेटे आदित्य देवीलाल के रूप में है। आदित्य देवीलाल जो कभी ओम प्रकाश चौटाला जी के कवरिंग कैंडिडेट हुआ करते थे, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए, वो खुद ये टिकट मांग रहे हैं ताकि इस चुनाव में वो अभय सिंह चौटाला से लोहा ले सकें। लेकिन आदित्य देवीलाल को टिकट देने के बाद भारतीय जनता पार्टी यहाँ वोट पोलराइजेशन नहीं कर सकती है। ये चुनाव तभी दिलचस्प बन सकता है अगर भारतीय जनता पार्टी जाट नॉन जाट की पॉलिटिक्स को यहाँ पर हवा दे।
अभय सिंह चौटाला को अगर आप पिछले सारे चुनाव के समीकरण देखें तो बेनीवाल वोट जाटों में भी अभय चौटाला को नहीं मिलते हैं उस अनुपात में। और अगर पवन बेनीवाल और भरत सिंह बेनीवाल के दोनों के वोट मिला दे तो निश्चित तौर पर अजीब सी स्थिति वहाँ पर अभय चौटाला के सामने खड़ी होती है। खैर, जो पवन बेनीवाल थे वो तो अब भाजपा में है नहीं, वो तो कांग्रेस में है। वहाँ पर भरत सिंह बेनीवाल और पवन बेनीवाल में से एक का चुनाव कांग्रेस पार्टी को करना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास आदित्य देवीलाल हैं। आदित्य देवीलाल हैं तो फिर ये लड़ाई पारिवारिक हो जाएगी, वोट पोलराइजेशन नहीं हो सकता है। दूसरा जो ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी के पास वो गोविंद कांडा के रूप में सामने आ रहा है। गोपाल कांडा जी के भाई हैं और अगर गोविंद कांडा इस चुनाव में उतरते हैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर तो फिर भारतीय जनता पार्टी को उसका चुनावी खर्च भी नहीं उठाना है। फिर तो कांडा ब्रदर्स हैं, उनका चुनावी इतिहास आप देख सकते हैं, पानी की तरह वो पैसा चुनाव में बहाते हैं। ऐसे में ये जो चुनाव की सीमाएं हैं ये धरातल पर कहीं एग्जिस्ट नहीं करती हैं। चाहे कोई सी पार्टी का कैंडिडेट लड़ो, आजकल करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च होते हैं और उपचुनाव में तो खर्चे और भी बढ़ जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास गोविंद कांडा के रूप में एक विकल्प है। जो बाकी जो जैसे सुभाष बराला जी को इंचार्ज बनाया है तो सुभाष बराला जी अपने जो पत्रकार मित्र हैं राकेश सिहाग, उनकी जो पत्नी है निताशा सिहाग, जो खुद भी काफ़ी समय से इलाहाबाद से टिकट मांग रही है, उसका नाम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभय सिंह चौटाला के सामने वो कितना कारगर साबित होते हैं या वो पार्टी को कितना समझा पाते हैं, ये फिर एक देखने का अलग इशू है। लेकिन दो कैंडिडेट के बीच में ही ज़्यादा संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी की लग रही हैं कि या तो आदित्य देवीलाल होंगे या फिर गोविंद कांडा होंगे। आदित्य देवीलाल अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे तो उन जो इकोनॉमिकल दृष्टि से है, चुनाव की खर्ची की दृष्टि से है, वहाँ आदित्य देवीलाल कहीं नहीं ठहरते हैं, उनके पास उतने संसाधन नहीं है। तो फिर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी को अपने खर्चे पे लड़ना होगा। गोविंद कांडा आने की सूरत में फिर सारी परिस्थितियाँ ही बदल जाएंगी और अगर कांग्रेस फिर किसी जाट कैंडिडेट बेनीवाल को टिकट देती है फिर दो, ये सारे समीकरण फिर उस चुनाव में चलेंगे। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है वो स्थिति ये है कि जननायक जनता पार्टी के इलाहाबाद चुनाव लड़ने की कोई उम्मीद नहीं है और ना उनमें ये हिम्मत दिखाई दे रही है, ना उनके पास कोई सॉलिड कैंडिडेट दिखाई दे रहा है। और बातों से साफ स्पष्ट हो चुका है कि इलाहाबाद उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ही लड़ने जा रही है और जल्दी वो अपना कैंडिडेट भी ढूंढ लेंगे। तो निश्चित तौर पर तीनों पार्टियों चुनाव में मुकाबला करेंगी, लेकिन मनोबल अभी से थोड़ा जो बातचीत है उसके हिसाब से लगता है कि चुनाव में इतना सीरियसली अभी माहौल नहीं बन पाया। आने वाले दिनों में ये बनेगा। आप भी ज़रूर इस पर अपने कमेंट दें। और अभय सिंह चौटाला के सामने भारतीय जनता पार्टी का कौन कैंडिडेट सबसे मजबूत साबित हो सकता है, इस पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। कांग्रेस का कौन कैंडिडेट वहाँ पर मुफीद हो सकता है, आप इस पर भी अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, मिलते रहेंगे। शुक्रिया, नमस्कार।